आपको ज़रूरी नहीं कि हर बार आप किसी चीज़ को बार बार ऐसे करके बोलें कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब जो छत्तीसगढ़ी मूवी है उनका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? फिर जो नए बच्चे आ रहे हैं वो अपने तरीके से जब फिल्में बनाना शुरू करेंगे, लगेगा कि हाँ यार ये बच्चा वहाँ से पढ़ के आया है, सीखा हुआ है, तब फिर आप जैसे जो अर्बन लोग जो हैं वो ये फिल्म देखें। तो अगर मैं भकला लिखते समय मुझे दिखता था ओंकार दास मानिकपुरी ही दिखते थे, तो मैं बोला यार यही बंदा कर सकता है भकला का, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आपके जो पहले मूवीज़ थी उस पे जितने भी कास्ट थे सारे छत्तीसगढ़ के थे। भूलन मूवी है, उसमें जो कास्ट है वो बॉलीवुड के हैं। अगर हमारी फिल्म का पैसा नहीं निकलेगा तो हम कतई वो फिल्म बनाना पसंद नहीं करेंगे। मेरे जैसे जितने भी शहर में रहने वाले लोग हैं या तो वो बायोपिक देखना पसंद करते हैं, हाई वीएफएक्स वाले मूवीज़ हो गए, तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में मूवी बहुत कम मिलती है। अभी छत्तीसगढ़ अगर मैं फोक म्यूज़िक में एमए किया हुआ हूँ, इसके बाद मैं डॉक्टरेट करता हूँ, उसके बाद क्या स्कूलों में पढ़ाएंगे तो एक तो जॉब भी जनरेट होगी और लोग छत्तीसगढ़ी बोलेंगे। क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ी जो जांजगीर में बोला जाता है वो भिलाई से मैच नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर 10 कोस में चेंज हो जाती है भाषा। जैसे सुकवा मूवी का एक गाना बहुत वायरल हुआ, सॉन्ग्स का भी उतना इम्पोर्टेंट रोल रहता है मूवी के हिट होने में। बिल्कुल रहता है, लेकिन इस बार मुझे समझ में नहीं आया कि गाना इतना हिट होने के बाद ओपनिंग क्यों नहीं लगी। कौन कौन से एलिमेंट ऐड करना बहुत ज़रूरी है छत्तीसगढ़ी फिल्म में? वो एक्चुअली मुझे फील्ड में लाने वाले सतीश जैन जी हैं। ओके, छत्तीसगढ़ी आदमी को बुला के बैठा रहे सब कि गोठियाल नहीं आया, हाँ गोठियाल नहीं आया, काबर इसने बात कर, तो ये सब चलता है, मैं मुझे मालूम है। ठीक है सो मनोज सर, बहुत बहुत थैंक यू, आप फाइनली पॉडकास्ट में आए हैं हमारे। नहीं थैंक्स की कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा आपने को बुलाया। तो पहला क्वेश्चन मेरा वही है, पहले से स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ाई कॉमर्स की है? एग्जैक्टली। फिर आप खैरागढ़ यूनिवर्सिटी गए म्यूज़िक के लिए? मैं कॉमर्स में बीकॉम किया, फिर एमए किया इकोनॉमिक्स में, फिर उसके बाद खैरागढ़ तो नहीं गया, रायपुर से ही वो पैरेलल चल रहा था मेरा म्यूज़िक का। ओके, फोक म्यूजिक का? फोक का नहीं, क्लासिकल वो चल रहा था मेरा जिस समय मैं कॉलेज में था, मतलब बीकॉम करते करते क्लासिकल ज्वाइन कर लिया था, तो बी म्यूज़ किया 90 के आसपास, 91 में। अच्छा, उसके बाद फिर ज़िंदगी की लड़ाई, तो लगे कॉम्पिटिशन्स के लिए, पीएससी, यूपीएससी और बैंकिंग सर्विस। उस टाइम भी आज के जैसा प्रेशर था? बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मतलब आज अभी वो और थोड़ा बढ़ गया है। हाँ, लेकिन हमारे समय हमको रिसोर्स नहीं लगता, कमी होती थी सर, आप लोग के टाइम पे बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलता था। बिल्कुल मटेरियल नहीं मिलता था आपको, आप कोर्स पता नहीं होता था। लाइब्रेरीज में जाइए, बैठिए, वहाँ से निकालिए सामान, फिर कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे, वहाँ से आप, कोठारी इंस्टीट्यूट एक होता था उस समय इंदौर में। अच्छा, जो पीएससी की तैयारियाँ करवाता। पहले तो एग्ज़ाम के लिए भी आप लोग जबलपुर या नहीं, पीएससी तो एमपी पीएससी जब था, एमपी पीएससी के समय समझ लीजिए रायपुर था सेंट्रल। इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता था, इंटरव्यू के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो वो हुआ। देखिए आपको नियति कहाँ लेकर के जाएगी वो आपको मालूम है। सेंट्रल एक्साइज में भी मेरा रिटर्न में सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद इंटरव्यू में जाके कटा। मैं स्पोर्ट्समैन रहा था तो स्पोर्ट्स कोटे से मेरा हुआ था। अच्छा, 2 ही पोस्ट थी, और बास्केटबॉल पे वो वहाँ जा कर के कट गया। तो आपको जहाँ जाना रहता है ना, वो घुमा घुमू करके आपको लेके आते हैं। बाद में जा कर के हम मेडिकल स्टोर चालू किए, मतलब हो गया बहुत पढ़ाई लिखाई, तो फाइनली फिर इधर शिफ्ट हुए मेडिकल 10 साल बैठा मैं। अच्छा, 10 साल बैठने के बाद में फिर ये स्टूडियो का स्वप्निल स्टूडियो। तो जैसे आप पहले कर रहे थे उस दौरान भी कुछ कला वाली चीज़ें आपकी चल रही होंगी साइड में? हाँ, पैरेलल चलता था, गाना बजाना चलता था। क्या करते थे उसमें? सिंगिंग ही थी, मेन सिंगिंग था। कॉलेज के समय में हम लोगों ने काफ़ी स्टेज किया था, ड्रामा वगैरह करते थे उस समय, तो अच्छे ड्रामास किए हैं उस समय। एक अच्छा माहौल था उस समय। ओके, रंगमंच का, तो वो कॉलेज के समय पे काफ़ी ड्रामाज और ये सब करते रहे। कुछ ड्रामाज डायरेक्ट भी किया उस समय, एक्ट भी किया काफ़ी, और फिर उसके बाद संगीत हमारा चलता ही था साथ साथ म्यूज़िक वाला। तो म्यूज़िक साइड रहा ही, आकाशवाणी दूरदर्शन से अप्रूव्ड था, आर्टिस्ट था, तो वहाँ से गज़लें और गीत भजन ये सब आता था। एक्सपोजर तब ज़्यादा था या अब ज़्यादा है? अभी ज़्यादा है, अभी डेफिनेटली ज़्यादा है। अभी आपके पास हर आदमी के हाथ में चीज़ें हैं, तो आप
जितनी जल्दी आप में थोड़ा भी टैलेंट है तो आप बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। पहले ऐसा रहता था कि बहुत ताकत लगानी पड़ती थी, हर जगह बताना पड़ता था। लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि जो भी उस समय स्टैब्लिश हुए या जो भी लोग उस समय जो काम कर रहे थे उनका अगर नाम हुआ तो वो बहुत बड़े लोग होते थे। हाँ, तो ये एक चीज़ उस समय थी। अभी आजकल सब करीब करीब एक जगह पे आ करके और एक लिमिटेड पीरियड के लिए आते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए, उनकी लाइफ बहुत लंबी नहीं है। तो आपने किस एज में फिर स्वप्निल स्टूडियो चालू किया? स्टूडियो एज 2003 में हमने शुरू किया था। 2003 मतलब कितने साल हो गए? लगभग 67 का बर्थ है मेरा। अच्छा, तो 40 लगभग। नहीं 40 तो नहीं, हाँ 30-40 के बीच में। 32 33 अच्छा, के आसपास रहूँगा। तब तो ऐसे पेरेंट्स को बनाने का टेंशन नहीं रहा होगा अगर आप 10 साल मेडिकल में बैठने के बाद आप कर रहे हैं तो? हाँ, मेडिकल में बैठने के बाद में ये था कि मैं मेडिकल चल रहा है, आज भी चल रहा है, तो मैं ऐड ऑन किया था उसको। स्टूडियो वॉज जस्ट एन ऐड ऑन, मतलब कुछ ऐसा बंद करके कुछ दूसरा चालू करना ऐसा नहीं था। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था उस समय जब छत्तीसगढ़ बना यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ में अच्छे स्टूडियोज़ थे ही नहीं कोई, मतलब उस तरीके से देखा जाए तो मेरे दिमाग में आया कि उसके लिए भी एक इंसिडेंस हुआ था कि हमारे गुरुजी थे तिमोथी सर, जिनसे संगीत हम सीखते रहे, तो वो उनका एक प्रोजेक्ट था, बोले कि अपने को गाना रिकॉर्ड करना है। तो हमने यहीं पे एक स्टूडियो में गाना वाना रिकॉर्ड किया। आउटपुट देखा तो बहुत दुख हुए। बोले कि अरे यार मेरे साथ ऐसा ही होता है, उनका ये सोचना था। तो मैं बोला सर आप चिंता मत करिए, ऊपर वाला चाहा तो अपन स्टूडियो चालू करेंगे। तो बड़े खुश हो गए। और फिर उसके बाद वो स्टूडियो शुरू हुआ। सर भी आए, रिकॉर्डिंग किए, उन्होंने बड़े खुश रहे। तो पहला डिजिटल स्टूडियो, अच्छा, मतलब कटक, ज़्यादातर लोग कटक जाते थे रिकॉर्डिंग करने। वहाँ पे भी उस समय हाई एट पे मैग्नेटिक टेप पे ही रिकॉर्ड होता था। तो पहला स्टूडियो अगर आप बोलेंगे तो कटक में भी नहीं था उस समय, सीधा मुंबई था। और मुंबई से हम यहाँ लेकर के आए। मुंबई से भी नहीं, मैं चेन्नई से लेकर के आया एक्चुअली। निवेंडो उस समय पहला एकदम नया, और मैक भी नहीं समझते थे लोग उस समय। एप्पल क्या है, मैकिन्टोश का। हाँ, तो एप्पल पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसमें तकलीफ़ें भी बहुत आई हमारे को कि उसके बारे में कोई जानता ही नहीं था कुछ। तो किसी को बताऊं कि यार एप्पल में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा हो रहा है, तो भाई आजकल तो हम यूट्यूब पे एटलीस्ट सर्च कर लेते हैं। नहीं, यूट्यूब पे भी सर्च करा। अभी लोग हैं यहाँ पे, बहुत लोगों के पास में, सबके पास एप्पल है अभी। लेकिन उस ज़माने में आपको बताऊं मैं कि हमने शुरू किया और लगातार रिकॉर्डिंग। तो वो रिकॉर्डिंग्स के चलते समय ही नहीं मिलता था। और अचानक उसमें क्या एक प्रॉब्लम इशू आना शुरू हो गया कि कुछ ऐसा आ जाता था हाथ, और उसके बाद हैंग हो जाता था। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हुआ। बोला ये क्या हो रहा है? तो मैं चेन्नई फ़ोन लगाऊं तो बोले टॉक टू माई इंजीनियर। ओके, बोले ओके। उसका नंबर दिया, मुत्तू स्वामी नाम था उसका। मुत्तू को लगाता था फ़ोन। मुत्तू ना अंग्रेजी समझता था ना हिंदी समझता था, वो तमिल ही समझता था। तो वो एक ही चीज़ बोलता था, यू कम। अरे मैं बोला तुम आदमी तमाशा हो यार, मैं मालूम है 1300 किलोमीटर है यहाँ से, तो कहाँ में लेके आऊँ, फिर मशीन में लेकर के आऊँ। ये वो कुछ नहीं समझता था, वो आगे पीछे, वो खाली यही बोले यू कम। मैं मर गया उसमें। मैंने रातों रात, मेरे पास उस समय इंडिका थी। अच्छा, मैं इंडिका में पीछे डाला उसको, अपने रिकॉर्डिस्ट को बैठा ला और चेन्नई निकल गया यहाँ से। अच्छा, रायपुर से चेन्नई? हाँ, ड्राइव करके हम तीसरे दिन चेन्नई पहुँचे और जा करके उसको दिखाया। उसने बोला सर ये क्विक टाइम सेटिंग इनेबल्ड है, उसको डिसेबल किया, नाउ इट्स ओके बोला। ओके। तो 1300 किलोमीटर में जा करके वो क्विक टाइम सेटिंग, वो पट्टा उसको बता नहीं सका मुझे कि भाई आप ये देख लीजिए, ये चेक कर लीजिए, कुछ नहीं। उसने क्या वो बंद किया। उसके बाद मैं कान पकड़ा। जो आपके पास मैक था वो कितना बड़ा था? मैक प्रो आते हैं बड़े वाले, अच्छा, वैसे ही था। टीवी और कीबोर्ड अटैच थे? नहीं, अटैच नहीं, अलग था। ओके। और उस पर आप रिकॉर्डिंग यूनिट उस पर लगता था? उसमें फिर बाकी सारी चीज़ें एक्सटर्नल होती थी। अच्छा। बिल्ट इन में मेरे ख्याल में एक डेल्टा का कार्ड हमारा था उस समय। डेल्टा का कार्ड हमने लगवाया था, वो अंदर था। और उसमें से जो आउट्स थे वो बाहर निकले हुए, वो सारे के सारे मिक्सर में, फिर मिक्सर से आउट निकला वो माइक्रोफोन्स में, वो इस तरीके का था। तो था। और फिर आउटपुट किस में होता था? कैसेट में, सीडी में? हाँ, उस समय सीडीज शुरू हो गई थी और कुछ लोगों को मास्टर कैसेट्स चाहिए होते थे। तो हमने टेस्कैम का एक मास्टर मेकिंग के लिए वो भी आता था,
तो इधर से हम बजाते थे और जा करके उधर रिकॉर्ड होता था वो। तो मास्टर कैसेट भी बनाते थे और ऐसे सीडीज़ भी बनती थी। तो आप रिकॉर्ड कर रहे थे, फिल्म तो नहीं बना रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, फिल्म नहीं। फिल्म में मेरा कभी ऐसा दिमाग में था ही नहीं कि मैं कभी फिल्म भी बनाऊंगा, कभी भी नहीं था। मतलब कि फिल्म डायरेक्ट करूंगा, फिल्म बनाऊंगा, फिल्म मेकिंग साइड जाऊंगा, ये नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था टेक्निकल साइड में थोड़ा, कि हाँ रिकॉर्डिंग्स ऐसी हो रही है तो इसमें और क्या अच्छा कर सकता हूँ। म्यूजिशियंस में के साथ में हमारी बैठक हुए कि भाई म्यूज़िक में हम और क्या कर सकते हैं। ये ज़रूर था कि हाँ वीडियो एडिटिंग मुझे सीखनी थी उस समय, तो नया मुझे वो भी नहीं मालूम था। मैक पे था वो, फाइनल कट प्रो था उसमें, लेकिन मालूम नहीं था काम कैसे करना। और हमने काम शुरू किया है और एक फ़िल्म आ गई। अच्छा। मेरे साथ एक चीज़ थी कि मैं कभी किसी चीज़ को छोड़ा नहीं, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा कि मुझसे नहीं होगा। प्रोएक्टिव भी थे लगता है। मुझे नहीं होगा वाला चक्कर ही नहीं है मेरे साथ। आप कोई भी चीज़ ला करके दिया, हाँ हो जाएगा। तो एक बंदा आया, उसने मिठुन चक्रवर्ती की एक फिल्म लेकर के आया, मिल गई मंजिल मुझे। अच्छा, ठीक है, बॉलीवुड लेवल का, बॉलीवुड की फिल्म। उसको वो छत्तीसगढ़ी में डबिंग करवाने के लिए लेके आया। बोले इसको छत्तीसगढ़ी में डबिंग करना है। वसी भाई थे बालोद के। तो बोले वर्मा जी ये ऐसा है, डबिंग हो जाएगी। मैंने कभी कुछ नहीं देखा था, मालूम भी नहीं था कैसे होता है, लेकिन ये मालूम था कि निवेंडो में हम डबिंग कर सकते हैं। मतलब हो जाएगा। तो बोले ठीक है, लेकिन ये जो है ये 24 फ्रेम्स में है, जो रील्स में शूट हुआ है। और मैं जो आपके पास डीवीडी लेकर के आ रहा हूँ, इट्स इन 25 फ्रेम्स, क्योंकि जैसे आप वीडियो कन्वर्ट करते हैं तो 25 फ्रेम हो जाता है। मैं हो जाएगा सर, आप चिंता मत करिए। और फिर हम सर्च करना शुरू किए, कहाँ से होता है, क्या होता है, कन्वर्शन कैसे होता है। 24 से 25 में हुआ है, तो अब मैं 25 में अगर कर लूँगा तो 1 फ्रेम का डिफरेंस आएगा, आउटसिंक हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को पढ़ते पढ़ाते करते करीब 8-9 महीना निकल गया। ओके। काम करते करते डबिंग हमने कर दी, पूरी डबिंग हो गई और सिंक पे थी पूरी डबिंग। जब जा करके उन्होंने वहाँ रिवर्स टेलीसिने किया और जा करके मिक्स जब चेक किया, परफेक्ट डबिंग थी, तो कहीं कोई इशू ही नहीं हुआ। वो फिल्म उन्होंने उसका छत्तीसगढ़ी नाम रखा था ननंद भौजी दोनों के संग। मतलब ऐसा नाम डाला और वो कमा भी ली, उसमें अच्छी चली वो फिल्म। मिठुन चक्रवर्ती की फिल्म थी तब तो मिथुन सुपर हिट थी। हाँ, और उतनी फिल्में बन नहीं रही थी, तो वो बड़ा अच्छा बिजनेस करके गई। और उससे बहुत कम पैसे में हमने उसको किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि पैसा लेके मैं सीखा हूँ, दे के नहीं सीखा, लेकिन सीख गया कि कैसे डबिंग होती है, कैसे सारी चीज़ें होती है, आईटी ट्रैक कैसे बनता है, फिर फिल्म मिक्स कैसे होती है, वो सारी चीज़ें उस समय हम सीखे फिर उससे। तो फिर डायरेक्शन कैसे चालू हुआ? पहले लिखना ज़रूरी होता है क्या डायरेक्शन के लिए? देखिए, आपकी अपनी स्क्रिप्ट है अगर, तो डायरेक्शन ईजी है। हाँ, क्योंकि जितना लिखा हुआ होता है वो विजुअलाइज होता रहता है। तो आप अगर लिख रहे हैं खुद तो परफेक्ट डायरेक्शन होगा। अगर दूसरे की स्क्रिप्ट देखिए, कोई भी एक लाइन अगर आपने लिख दी, उस लाइन में कॉमास का बड़ा महत्व है, भाव और मैंने किस मूड में उस लाइन को लिखा हुआ है, तो वो मैं समझ सकता हूँ। इवन मैं ऐसे स्क्रिप्ट दे देता हूँ अगर किसी एक्टर को, बोले ये तुम्हारा पढ़ लो, वो पढ़ेगा तो वो अपने हिसाब से पढ़ेगा। बोला ऐसा नहीं बोलना है तेरे को, हाँ भी बोलना है तो ऐसा हाँ बोलना है, हाउ बोलना है तो ऐसा हाउ बोलना है। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रहती है लिखते समय। तो इसलिए मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आपकी अपनी स्क्रिप्ट है, आप खुद लिख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। या तो फिर आपकी सिटिंग इतनी होगी उस राइटर के साथ में कि उन चीज़ों को आप पहले समझो, उतने दिन में तो आप स्क्रिप्ट लिख लोगे। तो फिर पहली मूवी क्या थी और कैसे स्टार्ट किए? पहली मूवी बैर थी हमारी, वो एक्सपेरिमेंटल मूवी थी। एक्सपेरिमेंटल ऐसी थी कि मुझे कोई शौक़ नहीं था फिल्म बनाने का, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था। और उसके पहले हम लोगों ने कुछ दूरदर्शन के लिए सीरियल्स बनाए थे, देखा और झमाझम के नाम से। अच्छा। और वो भी अपना एक कहना चाहिए स्टूडियो में जो सॉन्ग्स रिकॉर्ड होते थे, वो लोगों के कैसेट बिकते थे, उन कैसेट के गाने उसमें आते थे, प्लस बीच में एक कॉमेडी सेक्शन रहता था छोटा सा। अच्छा। तो वो छोटा सा कॉमेडी सेक्शन हम खाली शूट करते थे, उसके बाद कट करके जैसे ही वो निकला उसके बाद गाना आ जाता था। गाने का एक मुखड़ा, एक अंतरा आया, फिर उसके बाद एक कॉमेडी आया, ऐसे करके 15-15, 20-20 मिनट का एक चंक हमने लिया था दूरदर्शन में। तो करीब 52 एपिसोड चला वो। बहुत पब्लिक के खूब चिट्ठियाँ आई उसकी। मुझे लगा यार ये अच्छा फील्ड है, इसमें करना चाहिए काम।
तो वहाँ से थोड़ा शुरू हुआ हमारा ये। फिर उसके बाद कुछ एल्बम्स किया हमने, लेकिन एल्बम्स में मेरा इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो मेरा काम नहीं था, वो कोरियोग्राफर करता। आप जा करके खाली बैठते थे, अगर कुछ कहानी ऐसी दिख रही है हमको कि हाँ इस गाने में ये कहानी बना सकते हैं हम, तो कभी कभी वैसा कॉन्सेप्ट बना करके फिर काम करते थे। तो वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर क्या हुआ कि नया नया छत्तीसगढ़ बना था, कुछ 2-4 फिल्में बनी थी उस समय, और वो लोग सब बम्बई जा रहे थे या मद्रास जा रहे थे, बाहर जा कर के उड़ीसा जा रहे थे, वहाँ सब काम होता था पोस्ट का। तो मुझे लगा कि यार इस स्टूडियो में हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। वो चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने एक फ़िल्म बनाई, वो थी बैर। अच्छा। उस समय मुझे डायरेक्शन का डी नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं मालूम था डायरेक्शन के बारे में। हम 4-5 लड़के मिले, उसमें शैलेंद्र दीवान था एक, वो पहले से करते आ रहा था बहुत सारा काम। तो शैलेंद्र बोला भैया हम करते हैं, मेरा बड़ा मन है एक फ़िल्म करने का। बोला ठीक है। एक गजेंद्र वर्मा करके आ गया, वो बोले भैया मुझे फ़िल्म बनानी है, मैं पैसे लगाऊंगा। तो बोला भैया आ जा तू भी। तो वो बेचारा थोड़ा बहुत पैसा लेकर के आया, उसने एक्ट भी किया, कहानी उसने लेकर के आई। वो कहानी देख में हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे कर के वो फिल्म बना ली। अब फिल्म बन गई। वो पहली HDV फिल्म थी जो प्रॉपर आस्पेक्ट रेशियो में दिखती थी। अच्छा, उस टाइम क्या चलता था? उस समय क्या था, या तो नहीं 16:9 नहीं था, लेकिन होता ये था कि जैसे आपने HDV पे शूट किया तो बहुत नया आया था उस समय HDV। तो हमने HDV पर एक एल्बम शूट किया। एल्बम शूट करके उसको ले जा करके हम प्रभात टाकीज में देखे, CD पे, DVD पे चला करके। उधर बोला यार इसको चला के दिखा तो हमारे को कैसी दिख रही है। मुझे लगा ये इस पे फिल्म बनाई जा सकती है। हम जब तक सोचते तब तक एक फिल्म बन गई, मया हो गे रे। उसके बाद एक फिल्म और बन गई, उसमें गजब दिन बह गए, प्रकाश अवस्थी की। तो वो उनके साथ में ये प्रॉब्लम हुआ कि उन लोगों ने शूट तो HDV पे किया 1920 1080 पे, जब डाउन कन्वर्ट किया तो 720x576 पे कर दिया। अब वो DVD के हाँ नहीं फ्रेम्स नहीं, वो इसका ही डिफरेंस आ गया आपका सीधा। हाँ मतलब जो DVD का जो साइज़ होता है उस साइज़ में कर दिया आपने, जबकि आपने शूट HD में किया था। अब ये जा करके फिर वहाँ पे जब मुंबई गए तो बोले कि साहब हम लगा तो देंगे फिल्म आपकी, लेकिन कटी हुई दिखेगी। तो 70 mm के पर्दे पे इतना बड़ा अगर पर्दा है तो बीच में इतनी जगह पे दिखती थी वो 4:3 जैसा। अब जब हम गए वहाँ पे तो बोले साहब छत्तीसगढ़ी फिल्म है क्या? बोला हाँ। बोले हम नहीं करेंगे भैया। बोले आप लोग वो ऐसा दिखती है वो पिक्चर, हमारा नाम ख़राब होता है, UFO वाले। तो मैंने उनसे पूछा भैया ऐसा कैसे हो रहा है? तो बोले 725-76 में ले। मैं बोला नहीं हम 1920 1080 पे लेकर के आए, पूरा HD रेशियो है। अब देखिए एक बार। फिर हम ढूंढे उसमें कि क्या वो लोग करते हैं जिस वजह से फिल्म पूरी दिखती है। तो वो 235 का उसमें एक पट्टी लगती है, वो पट्टी लगती है और जब वो स्ट्रेच करते हैं तो वो फुल फ्रेम बनता है। तो वो लगाया हमने और वो पहली फिल्म थी जो टेक्निकली अप्रूव्ड रही। अच्छा। उसको देखा सतीश जैन जी ने, उस फिल्म को महासमुंद में, और फिर उन्होंने बोला कि मेरे को इसी फॉर्मेट में काम करना है और मैं तुम्हारे स्टूडियो में काम करूँगा। अच्छा। तो मैंने जिस पर्पस से वो फिल्म बनाई थी बैर, वो मेरे को पूरी होती दिखी। तो ये क्या पहली मूवी मोर छैया भुइया के लिए था? नहीं माया के लिए। तो छैया भुइया 16 में शूट हुई थी। उसके बाद उन्होंने झन भूलो माँ बापला बनाई, वो 35 पे बनाए थे। लेकिन उस समय रॉ स्टॉक इतना महंगा था कि आप उस पर फिल्म बनाना बड़ा कठिन था, और एडिटिंग वर्क और वो सारी चीज़ें जो हैं एनालॉग जो है ना वो बहुत टीडियस था, मतलब उस समय पेचीदा था पूरा, बहुत ज़्यादा। जब ये देखा उन्होंने कि इस पे इन्होंने काम किया है और पिक्चर अच्छी दिख रही है क्वालिटी, तो वो बोले कि मैं इस पे फिल्म बनाना चाहता हूँ। ठीक है भैया बनाइए। तब फिर उनकी फिल्म बनी मया, वो मैंने एडिट की थी फिल्म। ये सुपर डुपर हिट रही थी फिल्म, बहुत काफ़ी चली वो, काफ़ी लंबा समय तक, बहुत 100 डेज़ हुई वो कई जगह। तो वो फिल्म वहाँ से शुरू हुआ। फिर अब जब वो एडिटिंग पे हम साथ में बैठते थे तो बहुत डिस्कशन होता था चीज़ों को लेकर के। तो उनको लगा कि यार इसका डायरेक्शनल सेंस अच्छा है, जब भी हम कुछ सुझाव दें या कुछ हमारा किसी बात को लेकर के झंझट होए तो मेरे को वो बोले कि तुम फिल्म करो यार, तुम्हारा डायरेक्शनल सेंस अच्छा है। मतलब रहने दो भैया, बढ़िया बैठा हूँ मैं अपना AC रूम में, कहाँ वो धूप में जा करके एक महीना शूटिंग करो, हालत हो जाती है। बोले नहीं हाँ अच्छे डायरेक्टर्स हैं नहीं, तू कर काम। तो वो एक्चुअली मुझे फील्ड में लाने वाले सतीश जैन जी हैं। ओके। वही धकेल करके चालू करवाए। तो उस समय फिर मैंने बनाया महू दीवाना तहू दीवानी 2009 में,
और वो फिल्म अच्छी हिट गई, बहुत अच्छी गई। फिर उस फिल्म को देखता था मैं, हिंदी फिल्म देखता था तो मेरे को बड़ा डिफरेंस दिखता था। बोला ऐसा क्यों दिखती है हमारी फिल्म, सस्ती क्यों दिखती है। बहुत सारे जगह पे मुझे लगता था कि जब हम एक सीन से दूसरे सीन में जा रहे हैं तो जो ट्रांजिशन जैसा होना चाहिए वैसा ट्रांजिशन नहीं है, शॉर्ट टेकिंग का प्रॉब्लम है क्या। वो उससे देखने के बाद में फिर हमने अगली फिल्म बनाई मिस्टर टेटकू राम। उसमें वो सारी चीज़ों को कम करने को देखा कि जो गलतियाँ उधर से हुई थी उससे बचे। फिर टेटकू राम देखता था तो फिर मुझे कुछ लगता था गड़बड़। तो ऐसे करके मैं अपनी फिल्मों का दूसरी हिंदी की फिल्मों के साथ में कंपैरिजन करता गया। तो मुझे लगा कि नहीं हमारे में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़। फिर दूल्हा फाड़ू किया हमने, वो उससे बेटर हुई। तो ऐसा करते करते अपनी फिल्मों से ही सीखते सीखते वहाँ तक पहुँचे। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी बड़ा गैप लिया, मेरे ख्याल 2012 के बाद 2016 में शूट किया भूलन। हाँ, 4 साल का गैप लिया। वो उसमें 2-2.5 साल तो स्क्रिप्टिंग में चले गया। फिर काफ़ी तो भूलन को भी आपने ही लिखा था या भूलन मैंने लिखा था। स्टोरी जो है वो भूलन कांदा एक उपन्यास है संजीव बख्शी जी का, उसके ऊपर बेस्ड है। तो उपन्यास मैंने पढ़ा, मैं गोवा गया हुआ था, वहाँ पे भी उसको लेकर के थोड़ा चर्चा हुई थी कि छत्तीसगढ़ में फिल्में बनती हैं तो आप लोग क्या वहीं सड़ा देते हैं उसको, बाहर क्यों नहीं लाते, फेस्टिवल्स में आपकी फिल्में नहीं आती हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में फिल्में बन रही हैं। उस समय मुझे लगा कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, जो भी है बड़ा गंदे तरीके से बोला था उसने, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सही बोल रहा है ये। लौट के आया मैं तो उस समय बख्शी जी से मुलाकात हो गई। उन्होंने बताया मैं एक ऐसा उपन्यास लिख रहा हूँ भूलन कांदा। बोले भूलन क्या है, तो बताया उस पर पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब आप जब भी ख़त्म करें तो मुझे दीजिएगा इसको। फिर वो लिया। फिर उपन्यास से फिल्म बनाना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। वो उपन्यास जो है रीडर के पर्सपेक्टिव से होता है नहीं, विधा ही अलग है। देखिए आप जब उपन्यास पढ़ते हैं ना तो जितने आदमी उपन्यास पढ़ेंगे उनका अपना एक विजुअलाइजेशन रहेगा। आपने बोला एक आदमी बहुत बदमाश है तो आप अपने हिसाब से उस बदमाश को सोचेंगे, मैं अपने हिसाब से उस बदमाश को सोचूंगा। हम जिस बदमाश से मिले रहेंगे और फिल्म में आप दिखाना पड़ेगा, मैं जो दिखाऊंगा आपको वही दिखेगा, वही बदमाश दिखेगा, वैसा ही दिखेगा। आपके वहाँ पे आपका कल्पना नहीं चलेगी। दूसरी चीज़ ये कि किसी के बारे में एक लाइन लिख देना वो उपन्यास के तरीका है कि यह आदमी बहुत बदमाश था। अब मैं ऐसा बता नहीं सकता कि आदमी बदमाश है, मुझे उसे बदमाशी करते हुए बनाना पड़ेगा। उसका पूरा कैरेक्टर आपको हूबहू हाँ, मतलब एक सीन बनाना पड़ेगा मुझे जिसमें यह बताना पड़ेगा कि आदमी बदमाश है। कुछ वैसा प्लॉट करना पड़ेगा। हाँ, तो वो चीज़ आपको उपन्यास में नहीं मिलेगी क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थीं जो ऐड ऑन हुई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं जो उपन्यास में चल जाती थी लेकिन फिल्म में नहीं चलती। तो हमारे को फिल्म का एक स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है, आपको उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो वो पकड़ते हुए जब आप चलते हैं तो कई बार आपको पन्ने फाड़ के फेंकने पड़ते हैं कि अरे मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, अभी ये हटाओ यार, ये ऐसे नहीं स्टोरी बता सकता मैं, ये बोरिंग लग रहा है, ये बोरिंग लग रहा है, ये बार बार आ रहा है, ये वॉइस ओवर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है। ये सारी चीज़ें होती थी उस समय, इसलिए बहुत समय लगा लिखने में। और दूसरा क्या है, फिल्म अगर आप एज इट इज़ आपने जैसा उपन्यास है वैसा बना दिया तो फिल्म उपन्यास लगने लगेगी। फिल्म उपन्यास नहीं लगना चाहिए। और उपन्यास का जो एक्चुअल कंटेंट है वो फिल्म में ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए चैलेंज रहता है कि उसकी आत्मा ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जो भी आप बताना चाह रहे हैं, अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे और फिल्म देखेंगे, आपको लगेगा मैंने देखा तो वही है, हाँ, चीज़ तो वही है, लेकिन स्टोरी टेलिंग अलग है। ये डिफरेंस है। जैसे हैरी पॉटर हम बुक पढ़ते हैं और फिल्म देखते हैं, वो डिफरेंस। तो हाँ, कैरेक्टर थोड़ा मतलब अलग लगता है बिल्कुल, लेकिन कुछ ना कुछ 50% मैं बोला ना, आप तो सोचने लगते हैं जिस समय भी आप पढ़ेंगे कुछ भी। मैंने बोला एक बस आकर के रुकी, आपको बस इतना बोलूंगा, आपको दिखेगी एक लाल रंग की बस, किसी को दिखेगी पीले रंग की बस, किसी को हरे रंग की बस, किसी को मिनी बस, किसी को बड़ी बस, कैसे रुकी, वो मैं जो दिखाऊंगा आप वही देखोगे। फिल्म में ये डिफरेंस है। तो आपके जो पहले मूवीज थी उस पे जितने भी कास्ट थे सारे छत्तीसगढ़ के थे। बिल्कुल। अब जो भूलन मूवी है उसमें जो कास्ट है वो बॉलीवुड के हैं, लेकिन 2 कैरेक्टर जो हमारे मुकेश तिवारी जी और राजेंद्र गुप्ता जी, हाँ, ठीक है। इवन अनिमा भी वहाँ से थी। अनिमा भी। आप अशोक मिश्रा जी को भी बोल सकते हैं क्योंकि हैं तो वो वैसे रायपुर के ही। ओंकार दास मानीपुरी तो छत्तीसगढ़ के ही हैं। अशोक मिश्रा जी जो मास्टर जी बने थे, वो NSDN है
LSD पास आउट LSDs पढ़े हुए है, हैं। और ही इज़ अ बिग राइटर। मतलब श्याम बेनेगल जी के लिए उन्होंने बहुत सी फिल्में लिखी हैं। वेल्डन अब्बा, वेलकम टू सज्जनपुर, ये अशोक मिश्रा जी की लिखी हुई है। तो ये हमारा भी सौभाग्य था कि इतने बड़े व्यक्तित्व हमारे साथ में काम कर रहे थे, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो उनसे कैसे मिले आप? अशोक जी से तो परिचय था, यहाँ आते थे वो पहले। इनफैक्ट मैं उनको स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए पहले बोला था भूलन का, फिर किसी कारण से वो नहीं लिख पाए या उनकी व्यस्तता थी, जो भी था। तो यहाँ पे काफ़ी उन्होंने वर्कशॉप्स वगैरह लिए थे। तो एक दिन मैं घर पे भी बुलाया कि भैया खाना भोजन आप यहीं करिए। तो उस दिन हम बैठे, हम काफ़ी बातचीत हुई। उनको बताया कि मैं इस पर फिल्म कर रहा हूँ। वो बुक भी लेकर के गए, पढ़े, बोले बहुत अच्छी उपन्यास और इस पर सही में करना चाहिए मनोज करके। तो हम उस कैरेक्टर के लिए पहले वीरेंद्र श्रीवास्तव उनको फाइनल किए थे, और 11 तार में वो मना कर दिए। 5 तारीख से मेरी शूटिंग है। अच्छा। और 2 तारीख को वीरेंद्र सक्सेना जी ने मना कर दिया कि अरे मैं ऐसा है वैसा है, या कुछ कन्फ्यूजन था उनको। अब मैं फंस गया। तो इस फिल्म में जो कला निर्देशक रहे हैं हमारे आर्ट डायरेक्टर, वो भी यहाँ रायपुर के हैं और मुंबई में बड़ा काम कर रहे हैं, जयंत देशमुख जी। अच्छा। तो जयंत से ही मिलता था मैं, जब भी मुझे वहाँ के आर्टिस्टों के लिए बात रहती थी, तो बहुत हेल्प किया दादा ने। तो वो बोले कि उन्होंने ही मिलाया था वीरेंद्र सक्सेना जी से। तो मैं बोला भैया वो ऐसी बात हो गई है और वो मना कर रहे हैं 11 तार में, तो कैसा करना है? तो बोले अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है, तो अब कैसा करें? तो मेरे को अचानक ध्यान आया कि उसी समय किशोर साहू सम्मान एक होने का घोषणा की थी सरकार ने। तो उस समय ये सारे लोग यहाँ आए हुए थे, अशोक भैया भी थे। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा अशोक मिश्रा जी से मैं बात करूं क्या? बोले यार हैं तो बहुत अच्छा, वो भी अगर वो कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनसे फ़ोन किया, तो वो सतना में थे। तो बोले बिल्कुल मनोज, मैं करूंगा फिल्म। तो मेरे लिए इजी हो गया वो। अब वो आए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और जो बाकी कास्ट थे वो छत्तीसगढ़ से नहीं थे? हाँ, बाकी जैसे अब आप नहीं, बाकी तो सारे छत्तीसगढ़ के थे। मतलब जो राजेंद्र गुप्ता जी और मुकेश तिवारी जी को भी लेने का एक कारण था। मैं एक्चुअली इसको जैसा कि मैं आप लोगों को बताया पहले भी कि गोवा फिल्म फेस्टिवल में जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं चाहता था कि ये फिल्म हर फेस्टिवल में जाए, बाहर के लोग देखें और ऑल इंडिया रिलीज़ हो फिल्म। तो ऑल इंडिया रिलीज़ होगी तो जब तक के राष्ट्रीय स्तर के कोई दिखेंगे नहीं तो लोग वहाँ जाएंगे नहीं। तो मेरा ये सोच रही उस समय कि कुछ नहीं तो 2-3 लोग ऐसे रहें जो फैमिलियर फेस रहे। तो उसमें राजेंद्र जी से बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, मुकेश तिवारी जी बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं। तो ये लोग आए और फिर बहुत कमाल का काम किया इन लोगों ने। आप किसी को कास्ट करते हैं मूवी में तो कैसे देखते हैं? कास्टिंग के लिए देखिए नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर तो मुझे लिखते समय आर्टिस्ट दिखता है कि ये बंदा इस पर बहुत अच्छा बैठेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप बायस्ड हो जाते हैं लिखते समय कि अरे ये काम इससे कराना है, तो आप उसके हिसाब से डायलॉग्स लिखते हैं। तो वो परफेक्ट लगता है फिर। मतलब जब आप काम, बहुत से लोग इस पर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि सोचना नहीं चाहिए कि आप किसको लेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि सोचना चाहिए। अगर आपको लिखते समय कोई आर्टिस्ट दिख रहा है तो उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अगर मैं भकला लिखते समय मुझे दिखता था ओंकार दास मानिकपुरी ही दिखते थे, तो मैं बोला यार यही बंदा कर सकता है भकला का, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो वो चीज़ आप जब लिखते होते हैं तो मुझे दिखने लगता है ये कैरेक्टर ये प्ले करेगा, तो वो कैसा करेगा, वो डायलॉग किस तरीके से बोलेगा। जैसे संजय महानन कोटवार का अगर उसने किया है तो उसके डायलॉग्स उसके हिसाब के लिखे गए थे। तो वो है, या आप भकला को ले लीजिए, तो वो करते समय ना आपको दिमाग में आ जाता है कि किसको लेना है। अब जैसे मूवी है भूलन, ठीक है, पहले तो हम देखते हैं जैसे बॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कितना इसमें मेहनत लग रहा है। अब जब हम भूलन देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि कैसे गांव के अंदर ये माहौल बनाया गया होगा, कैसे बूढ़ा तालाब के आगे से ट्रैक्टर बैलगाड़ी लेके गया होगा, ठीक, कैसे केंद्रीय जेल में ये शॉट लिया गया होगा, रेडी कैसे किया गया होगा, कोर्ट में कैसे रात भर रुका होगा। तो ये सब जब हम देखते हैं ना तो पता चलता है कि कितना मेहनत हुआ है। बिल्कुल। तो कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं? देखिए एक बहुत बड़ा सेक्शन है इसमें फिल्म मेकिंग में लोकेशन हंटिंग का। तो जिस समय आप लिख रहे होते हैं उस समय आपके दिमाग में, मैं बताया, विजुअलाइजेशन होता रहता है कि किस तरीके का मुझे चाहिए।
और वो जैसे ही मैच करता है ना उससे, आपको लगता है ये मेरे लिए परफेक्ट जगह रहेगी। तो हम जब मेरे ख्याल में भूलन बनाने के 10 साल पहले एक यूथ क्लब वाले हैं, वो वहाँ पे इसके लिए गए थे, ट्रैकिंग के लिए। तो वो मुझे लेके गए थे, हम लोग सब वहाँ गए, ट्रैक किए उसी गांव में, महुआ भाटा गांव अच्छा। में। तो जब वो गांव गया, मैं घूमा, उस समय मैंने कोई फिल्म नहीं बनाई थी ना देखी थी, तो लेकिन वो गांव मेरे दिमाग में बस गया था। इतना साफ सुथरा गांव, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। आज भी वैसा ही है। आप जाएंगे, लिपा पूछा, बिल्कुल एकदम गोबर से लिपा हुआ गांव था, कच्ची रोड थी उस समय, पक्की रोड भी नहीं बनी थी। तो वो गांव मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। तो जब मैं भूलन लिखता था तो मुझे वो गांव दिखता था। अच्छा। अब मैं भूल गया कि कौन सा गांव गए थे हम, नाम भी भूल गया, लेकिन वो याद था कि गरियाबंद के आसपास है। ओके। तो कई चक्कर तो हम ऐसे ही घूम घाम करके आ गए, हमको मिला नहीं कि कौन सा, हाँ गांव कौन सा था भूल गए, उनको बहुत अंदर में था। फिर एक दिन भूपेन्द्र साहू जी हैं वहीं के, उनसे मैंने बात की, भैया ये भुंजिया ट्राइब कहाँ रहती है? आपके गांव में हम गए थे, वहाँ भुंजिया ट्राइब थी, वो मेरे को याद है, गांव भूल गया हूँ मैं। भूपेन्द्र साहू कौन? भूपेन्द्र साहू जी बड़े अच्छे सिंगर भी रहे हैं, मिथिलेश साहू जी के छोटे भाई। हाँ, मिथिलेश साहू जो जिनका हम स्पॉटिफाई में गाना सुनते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भूपेन्द्र भैया भी बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा उनका म्यूज़िक का सेंस है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। हाँ। और उन्होंने एक फिल्म बनाई, अच्छी सी एक मूवी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, बताऊँगा आपको। तो उनसे मैं पूछा, वो स्टूडियो आए हुए थे, तो बोले दईहान बनाया था उन्होंने। अच्छा। तो उनसे पूछा मैं, तो वो बोले कि मनोज भाई एक यहाँ है, एक वो है, एक महुआ भाटा गाँव। मैं बोला हाँ ये कहाँ है महुआ भाटा? ये मैं एकदम से रिकलेक्ट कर गया। तो बोले वो पीपरछेड़ी से 5 किलोमीटर अंदर है। बोले ठीक। फिर दूसरे दिन हम फिर वहाँ पहुँचे, घूमे घामे, वो देखे, वो गांव वालों से बातचीत किया, वो लोगों ने डन कर दिया, बहुत अच्छे से बेचारे सपोर्ट किए, बहुत अच्छा शूट हुआ। जब रायपुर में शूट करना था तो मैं उस समय ओपी चौधरी साहब यहाँ पे कलेक्टर थे, और उसके पहले वो डीपीआर थे। तो डीपीआर जिस समय थे, उस समय हम काफ़ी ऐड वगैरह बनाते थे गवर्नमेंट के लिए, तो हम उनसे मुलाकात होती रहती थी। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं ऐसी ऐसी फिल्म कर रहा हूँ, और मुझे थोड़ा यहाँ का कोर्ट तो नहीं बोलना चाहिए, कलेक्ट्रेट का मुझे शूट करना है। तो उन्होंने बुलाया, भाई ये इनको जहाँ जहाँ शूट करना है आप शूट करवाइए। उनका आदेश हुआ, फटाफट चौधरी साहब ने वो करवाया, और हम वहाँ पे कलेक्ट्रेट के अंदर में जो ऑफिस का जो आप देखा होगा कि बहुत लोग गाना गा रहे हैं, वो हाँ वो सब भीड़ भाड़ वहाँ दिख रहा है, भूले से जो खूंद गया मैं, वो सब वो हमने वहाँ शूट किया। जेल हमने बहुत सारी देखी, जगदलपुर जेल गए, मुंगेली जेल गए, दुर्ग का जेल गए, और सब जगह जा करके बहुत जगह देखा, तो सब भरी हुई जेल थी। और वहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव था मामला, नक्सल्स हैं ये है, तो शूटिंग परमिशंस में दिक्कत हो रही थी। तो उस समय खैरागढ़ एक जेल नया बना था, हमको पता चला भैया नया जेल बनाया, तो वहाँ देखने गए। वहाँ देखने गए तो पूरा खाली पड़ा था बढ़िया, लेकिन बना हुआ था, उसकी परमिशन हमको मिल गई। अच्छा। तो हम जेल के अंदर का पूरा वहाँ शूट किए, और केवल बाहर का घुसने का शॉट, बाहर का जो अच्छे शॉट था वो रायपुर का दिखाया। तो एक्सटर्नल के लिए यहाँ से परमिशन लेना पड़ता है, वो परमिशन लिया, एक्सटीरियर अपन ने ले लिया वहाँ से, और एक्सटीरियर ले करके जो अंदर का दिखाते थे वो खैरागढ़ जेल था। तो मज़े की बात ये थी कि उस समय रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो बहुत सारे लोग, तो हम लोग बैरक में रहे वहाँ। अच्छा। जेल के अंदर में ही जेल के अंदर, मतलब एक एक बैरक पकड़ लो भाई, जिसको जहाँ सोते बने सो। तो वो जो जेलों में भी रहे हम, वहाँ पे सोए, और वहीं खाना वाना खाना, ये सब चलता रहा। कोर्ट जो था वो हमने यहाँ बनाया था, लाल बंगला जो बोलते हैं अपन, फ्रीमेसन्स हॉल जो है, उसके लिए रायपुर में फ्रीमेसन्स हॉल है, गवर्नर जो बंद हो चुका था, बंगला के बिल्कुल सामने में लाल बंगला बोलते हैं, भूत बंगला भी बोलते थे हम लोग, छोटे थे उस समय। तो वहाँ का फिर परमिशन लिए, वो उनका एक अलग सोसाइटी है, उनसे परमिशन लिए, 4-5 दिन उसको बुक किया, फिर वहाँ शूट हुआ। शहर के लिए फिर सारे ट्रैफिक वालों से बात हुई, कलेक्टर साहब तो थे ही थे, उन्होंने बोल दिया था, एसपी साहब से बात किए, तो वो फिर हमारे लिए हो गया कि भाई आप, उस समय ये भी था कि बैलगाड़ी के चक्के हार्ड वाले नहीं चलते थे, वो बंद हो गए थे क्योंकि रोड ख़राब होती थी उससे, लकड़ी के चक्के, तो आपको टायर के चक्के चाहिए होना है। हम उसके लिए भी परमिशन लिए, साहब वो गांव से आते दिखाना है मेरे को, हम वो वाले चक्के नहीं दिखा सकते, हमको नॉर्मल चक्के ही दिखाना है। बोले ठीक है चलिए करिए। इतना सपोर्ट हमको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का मिला, और
जो लोकेशन मुझे चाहिए थी, जैसे रायपुर इस्टेब्लिश करना था, वो बोले पहली बार रायपुर जा रहे हैं, हाँ तो रायपुर दिखाना था हमारे को कि वो लोग देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम कहाँ आ गए हैं, यहाँ तो सारे लोग भटके हुए दिखते हैं हमको, हाँ। गाड़ियाँ भी ऐसा लग रहा है यहाँ काहे घूम रही हैं गोल गोल, समझ में नहीं आ रहा आपने जो मतलब 10 साल पहले फिल्म आया है है जी, वो आज भी वैसे ही लगता है वो आपको? आगे तक वैसे ही लगेगा। अब इतनी अच्छी मूवी बनी है, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है इसको, जी। लेकिन फिर भी ये OTT पे कहीं नहीं है। जब मैं खोजा इसको तो ये YouTube में जाके मिली मुझे। बिल्कुल, ये एक हमारे लिए विडंबना में ही बोलिए कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को पता नहीं, मतलब नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी OTTs में जगह नहीं मिल रही है, ये एक अफसोस की बात है। वैसे अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर हो सके तो शायद ये बहुत जल्दी आपको किसी OTT पे मिलेगी, तब YouTube से हट जाएगी और फिर वो OTT पे रहेगी। तो अभी प्रयास है और एक रास्ता खुलेगा, हो सकता है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए रास्ता खुल जाए। अगर ये फिल्म आ जाती है वहाँ पे तो बहुत सी फिल्में वहाँ पे आ सकेंगी। अब जैसे मैं रायपुर में रहता हूँ, ठीक है, अर्बन समझिए मेरे को, अर्बन आदमी हूँ, ट्राइब्स विज़िट करता हूँ लेकिन ज़्यादातर यहाँ रहता हूँ। मेरे जैसे जितने भी शहर में रहने वाले लोग हैं, या तो वो बायोपिक देखना पसंद करते हैं और हाई VFX वाले मूवीज़ हो गए, या फिर आप सोचिए जो स्टोरी ड्रिवन मूवीज़ होती हैं जो केरला वगैरह में बनती है, मलयालम मूवीज़ हो गई, बजट कम है लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में मूवी बहुत कम मिलती है। उसके पीछे भी कारण है। देखिए क्या है कि शुरुआत से जो टेस्ट एक डेवलप हुआ है यहाँ के लोगों का, स्पेशली जो वीवर्स हमारे हैं ना, वो वीवर्स कौन हैं, और ये बातें ज़्यादातर वो उठाते हैं जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा नहीं देखते हैं। तो बहुत सी ऐसी फिल्में अच्छी भी बनती हैं, अलग स्टोरी है, सब कुछ अलग है, बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती हैं, शायद लोगों तक पहुंच नहीं पाती, या लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि हर फिल्म वैसी ही होती है। बिना देखे हम किसी दुकान की मिठाई को बोल देते कि ये ठीक नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो क्लास जो भूलन देखा था, वो सुकवा देखने नहीं आए, जबकि सुकवा भी एक अलग कंटेंट है, एकदम अलग कंटेंट था। मुझे ये उम्मीद थी कि मैंने एक दर्शक वर्ग तैयार किया है जो भूलन देखने के लिए रहे हैं, और एक क्लास के लोग भी भूलन देखे थे, और एक जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने भी देखा था, और सब लोगों ने पसंद किया फिल्म को। तो मुझे ऐसा लगा था कि सुकवा में वो सारे लोग जिन्होंने भूलन देखी है, वो सारे लोग आएंगे, देखेंगे। बहुत से लोगों ने देखी भी, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि एक वर्ग है जो अर्बन वर्ग है, जो एक क्लास का वर्ग है, जो हिंदी सिनेमा देखने वाले लोग हैं, वो छत्तीसगढ़ी सिनेमा नहीं देख रहे हैं। आप हिंदी में भी बहुत चूज करके फिल्म जाते हैं। अगर 10 फिल्म लगी हुई है तो उसमें से जिसका बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है, आप वो फिल्म देखने जाते हैं, बाकी फिल्में आप नहीं देखते हैं। हाँ। तो वही स्थिति यहाँ पे छत्तीसगढ़ी सिनेमा के साथ में, कि आपको लगता है कि 100 से 100% जो है वो फिल्में वैसी ही बन रही हैं जैसी बनती रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आप बायोपिक की बात कर रहे हैं, मंदरा जी बनी, दाऊ मंदरा जी के ऊपर फिल्म बनी है, उसको वो दर्शक वर्ग नहीं मिल पाया जो मिलना था। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल एस्पेक्ट फिल्म मेकिंग में बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी फिल्म का पैसा नहीं निकलेगा तो हम कतई वो फिल्म बनाना पसंद नहीं करेंगे, कि हमको लगेगा कि भाई आप जितना पैसा लगाए, अगर वो भी निकल जाए तो आदमी दोबारा कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो पैसा नहीं निकलता है तो आदमी अपने जेब से 4 आदमी के लिए तो फिल्म नहीं बनाएगा, कभी नहीं लेकिन बनाएगा। अगर कोई डायरेक्टर हैं जो ऑलरेडी बहुत टाइम से नाम बना चुके हैं, पैसा कमा चुके हैं, क्या उनको स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है कि अदर जो डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं वो भी पेनिट्रेट हुए? जैसे कि कन्नड़ मूवी की बात करेंगे तो पहली मूवी आई KGF, वैसे ही मूवी पहले इंडिया में नहीं बनी है। एक डायरेक्टर ने वो रिस्क लिया और बनाया। जैसे अभी छत्तीसगढ़ है, अंबिकापुर बेल्ट नहीं देखता है छत्तीसगढ़ी मूवी। देखिए, मैं आपको अभी बातचीत में बता रहा था कि मैं छत्तीसगढ़ में अभी करीब 42 ट्राइब है हमारे यहाँ, और पूरे 42 ट्राइब्स में गया मैं, वहाँ जा कर के हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है। अब आपको बता दूं मैं कि छत्तीसगढ़ी बोली और सुनी कहाँ जाती है। आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि सिर्फ मैदानी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। कोरबा से लेके धमतरी तक, अम, कांकेर तक, कांकेर कोंडागांव भी आप पकड़ लीजिए, बस्तर एरिया पूरा छूट जाता है, पूरा छूटता है। ठीक है।
रायगढ़ एरिया भी काफ़ी हद छूट जाता है, उड़ीसा लग जाता है, उड़िया कल्चर है। अंबिकापुर आप छोड़ दीजिए, उधर पूरा बिहार लग जाता है। तो बचा क्या आपके पास में? एक तो वैसे सिनेमाघर कम, ऊपर से इन जगहों पर फिल्म का नहीं चलना। क्या होता है, बॉर्डर है, अगर हम जाते हैं इधर भद्राचलम एरिया में या अपना कोंटा और सुकमा, वहाँ से आगे आंध्रा लग रहा है, तेलंगाना लग रहा है। होना ये चाहिए कि छत्तीसगढ़ी या उनकी अपनी बोली गोंडी वो चली जाए तेलंगाना, और तेलंगाना का कुछ पोर्शन बोली में वो यहाँ आए। लेकिन होता ये है कि तेलंगाना का ही तेलुगु वर्जन ही वो लोग बोलना शुरू करते हैं। सेम चीज़ आप देखेंगे कि जब आप छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पे जाएंगे तो आपको उड़िया ही बोलते सुने जाएंगे आप। मतलब उनका प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा है, हमारा प्रभाव वहाँ पर नहीं है। अंबिकापुर भी सेम है भाई, अंबिकापुर में अगर हैं तो कम से कम 80% लोग छत्तीसगढ़ी बोले, 20% लोग बिहार से नहीं। मैं 9th तक अंबिकापुर में रहा हूँ, मेरा भाई बिहारी बोलने लग गया था। हाँ, बोलेंगे ना, वहाँ से लोग आकर के यहाँ बस गए हैं। हमारे लोग वहाँ नहीं बसते, वो आकर के यहाँ बसते हैं, हम और अंदर आ जाते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, यहाँ से वहाँ का ट्रांजिशन ऐसा होना चाहिए कि उधर से कुछ इधर से कुछ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा एक मतलब प्रॉब्लम भी बोलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ी जो जहाँ पर हम लोग कई बार बोले भी हैं कि स्कूलों में चालू करिए आप। हाँ। अभी छत्तीसगढ़ अगर मैं फोक म्यूज़िक में MA किया हुआ हूँ, इसके बाद मैं डॉक्टरेट करता हूँ, बच्चा भी कोई एक पढ़ रहा है उसमें छत्तीसगढ़ी फोक म्यूज़िक में, या छत्तीसगढ़ी में MA कर रहा है, छत्तीसगढ़ी में डॉक्टरेट कर रहा है, उसके बाद क्या वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तो अगर स्कूलों में रहेगा, स्कूलों में पढ़ाएंगे तो एक तो जॉब भी जनरेट होगी और लोग छत्तीसगढ़ी बोलेंगे। बोलने में शर्माते हैं नहीं, लेकिन आज के डेट में आई थिंक थोड़ा छत्तीसगढ़ी का पेनिट्रेशन है, बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं बैकुंठपुर में रहा हूँ, बचपन में जब मैं बताता था, मैं जब जांजगीर से वहाँ गया तो मेरे को हिंदी नहीं आता था, मैं केवल छत्तीसगढ़ी बोलता था। अच्छा। 2 साल में बड़ा दिक्कत हुआ, वहाँ के लोग जांजगीर नहीं जानते थे। लेकिन आज वहाँ पे जैसे मूवी आई थी आई लव यू 2, वहाँ लगी थी और प्रॉपर ऑटो में लोग जांजगीर चलती है फिल्म, ठीक है। नहीं बैकुंठपुर अंबिकापुर में मूवी लगी थी, उधर का मैं बैकुंठपुर है, मनेंद्रगढ़ है, इस तरफ थोड़ा कमी हो जाता है। मूवीज लग रही है ये एरिया, हाँ लगने शुरू हो गई है। और उधर के भी जो ट्राइब्स लोग बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, लोग बोलना शुरू किया है, छत्तीसगढ़ी बोल करके प्राउड फील करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, हमारी कोशिश रहती है हम छत्तीसगढ़ी में इंटरव्यू करें। लेकिन अब आपका भी पॉडकास्ट है और आपके पॉडकास्ट से भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग इसको देख सकें, जो छत्तीसगढ़ी नहीं जानते हैं वो भी देख सकें, और जो छत्तीसगढ़ी जानते हैं वो हिंदी तो जानते ही हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ। लेकिन छत्तीसगढ़ी बोलना, देखना, सुनना, इसका सबसे बड़ा माध्यम सिनेमा है। सबसे बड़ा माध्यम, केवल एक ही माध्यम है मेरे को लगता है, सबसे बड़ा माध्यम है। मतलब आप पुस्तकें आप पढ़ते नहीं हैं, और हम गांव जाते नहीं है जो पंडवानी और नाचा देखें। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को बहुत प्रायोरिटी पे इस पर काम करना चाहिए। अब तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमारे जो 3 बेल्ट है, नॉर्थ, सेंटर और साउथ, कैसे जोड़ पाएंगे? जैसे कि अभी हम लोग छत्तीसगढ़ी में भी पॉडकास्ट करते हैं, जो एक्टर आते हैं छत्तीसगढ़ी के, तो वो चलता है। लेकिन हमारे बस्तर वाले जो व्यूवर है जो हैं वो छूट जाते हैं, अंबिकापुर के लोग इग्नोर कर देते हैं, इवन रायपुर तक के लोग भी इसको इग्नोर कर देते हैं। और अगर हम हिंदी में बनाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा गाली पड़ती है अभी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी आदमी को बुला के बैठा रहे सब, गोठियाल नहीं आए तो मुनकाबर इसने बात करते, ये सब चलता है, मुझे मालूम है। लेकिन हिंदी भी राष्ट्रभाषा है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो ऐसा नहीं है कि आप हर बात, आप ये अच्छी चीज़ है कि आप छत्तीसगढ़ी में ही बात करें, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और फैलाने के लिए, मतलब जिस बेल्ट में नहीं है वहाँ पे जैसे स्कूल्स अगर शुरू होते हैं ना, उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। स्कूल्स में आप एक सब्जेक्ट आप रखिए छत्तीसगढ़ी का, बेसिक चीज़ें तो मालूम हो। भाई आप छत्तीसगढ़ PSC देते हैं तो PSC में तो इतना कठिन छत्तीसगढ़ी के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं कि हमारे भी कठिन होते हैं कि रॉन्ग आंसर्स भी निकलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ी जो जांजगीर में बोला जाता है वो भिलाई से मैच नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर 10 कोस में चेंज हो जाती है भाषा, हर जगह छत्तीसगढ़ी बदली हुई है। अब जैसे मेरे जैसा क्रिएटर है जो ट्रैवल वीडियोस बनाता है
और छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी टूरिज़्म के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है, यानी कि जो बिंजवार है, वो पता चले नीचे वालों को, और जो गोंड कल्चर है, हल्बी कल्चर है, वो ऊपर वालों को पता चले। बिल्कुल। और जो हमारी मूवीज़ है वो भी प्रमोट हो, लोग छत्तीसगढ़ी में बात करें, सॉन्ग सुने। हम एज अ क्रिएटर क्या कर सकते हैं इस पर? आप इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक बोली का सवाल है, वहाँ पे जा कर के बोली चेंज करना बहुत कठिन है, स्पेशली इंटीरियर्स में, जहाँ पर वैसे भी उनकी आबादी बहुत कम है, बहुत कम आबादी। आप बैगा चले जाइए, बहुत कम लोग हैं। अबूझमाड़ चले जाइए, बहुत कम लोग हैं। तो उनकी अपनी एक बोली है, और उन बोलियों को वैसे रहने देना चाहिए, क्योंकि वो भी विरासत है हमारी। छत्तीसगढ़ी को जिस तरीके से हिंदी या अंग्रेज़ी चलती है, उसके बाद भी हम अपनी भाषा बोलते हैं, वैसा छत्तीसगढ़ी का प्रचार प्रसार वहाँ होना चाहिए, ताकि लोग कम से कम समझ सकें। उसके लिए आप लोग अगर वहाँ जाते हैं तो किसी तरीके के कोई शॉर्ट फिल्म्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें क्या आप दिखा सकते हैं वहाँ पे? क्या वहाँ छत्तीसगढ़ी गीतों के बारे में बात कर सकते हैं? क्या आप वहाँ के स्टार, हमारे जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा के स्टार्स हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं कि आप इनको जानते हो? उनको वीडियो खोल कर, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं अबूझमाड़ गया शूट करने के लिए, वहाँ के लोग मुझे पहचानते थे। वो बोले कि साहब आपको नेशनल अवार्ड मिला है। मैं बोला यार कमाल की बात है, इतने इंटीरियर में जा कर के लोग ये जान रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ी को लेकर बोले साहब हम देखते हैं, लेकिन हमारे को समझ में नहीं आती। हमने देखा है फिल्में, कुछ फिल्में इसमें देखते हैं। ये तो कंटेंट मैटर करता है। और आप लोग जब इसके लिए जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सवाल आपको ऐसे रखने चाहिए जिससे उनको लगे कि हाँ छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें हो रही हैं, और ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, और ऐसे ऐसे स्टार्स हैं, और इनसे मिला जा सकता है क्या, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, इंटीरियर में भी प्रोग्राम्स होते हैं। छत्तीसगढ़ी हमारे आर्टिस्ट लोग जाते हैं, अनुज भाई जाते हैं, ये अपने अनुराग जाते हैं, ये गरिमा दिवाकर जा रही हैं, इंटीरियर में जा कर के कर रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा माध्यम है छत्तीसगढ़ी संस्कृति और भाषा को फैलाने का। तो उसी तरीके से आप लोग अगर ऐसा कुछ कर सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस समय आपके पास में इतने साधन होते हों कि आप वहाँ पे कुछ ऐसा प्रचार प्रसार कर सकें। और आप अगर छत्तीसगढ़ी में बात करेंगे उनके साथ में, तो उनको समझ में आएगा नहीं कि बोल क्या रहे हैं। हम भी कोशिश किए वहाँ पे जा करके, हम छत्तीसगढ़ी बोलने लगते थे, हमको लगता था अरे ये समझता ही होगा, लेकिन वो ऐसे देखते थे बेचारे, उनको कुछ समझता नहीं था। तो फिर हिंदी में बात करो या उनके किसी बंदे को पकड़ो, तो फिर वो लोग वैसी बात करें, ऐसा रहा। ठीक है। अब मेरे को भी मूवीज़ बनाने का शौक तो है, मगर मैंने अभी तक चालू नहीं किया। करिए चालू। अगर आप कुछ एडवाइस मुझे दे कि कैसे आप मूवी को स्टार्ट करते हैं, कैसे शूट करते हैं, और कैसे अवार्ड तक लेके जाते हैं। देखिए, मूवीज़ बनाना एक अलग विधा है पूरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके सारे एस्पेक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। और अभी जो गलतियां हो रही हैं यहाँ पे लोगों से कि बिना सीखे फिल्म बनाने जाते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स आपके फिल्म पे सीधा सीधा इम्पैक्ट डालते हैं। आपको मालूम नहीं है, आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, लेकिन फिल्म जो है वो एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसका तना जो है ना, वो उसका मुख्य धारा है पूरी। तो आपकी फिल्म जो है वो है, और उसमें जो शाखाएं निकली हुई हैं, वो शाखाएं जो है समझ लीजिए वो सब स्टोरीज हैं उसकी, सब प्लॉट्स हैं उसके, कि आप गए और घूम करके वापस आए, फिर आगे बढ़े। अभी होता ही है कि हमने मुख्य तना को पकड़ा और उसके बाद एक दूसरी स्टोरी शुरू हुई तो उधर ही घुस गए, फिर लौटे ही नहीं। तो मुख्य धारा से आप हट गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, जो जाने के पहले सबसे पक्की चीज़ें आपकी होनी चाहिए स्क्रिप्ट। पूरी फिल्म की जान है वो। उसके बाद आप एंगल टेढ़ा कर दो, आपका कैमरा हिल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब ब्यूटीफाई करने की चीज़ें हैं कि आपने एरी पे शूट किया, आपने एनामॉर्फिक लेंसेज यूज़ किए, ये सब ब्यूटीफाई करने की चीज़ें हैं। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है आपकी ना, वो आपकी स्क्रिप्ट है। अगर आपकी कहानी अच्छी है, स्टोरी टेलिंग अच्छी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दरकिनार हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो छुप जाएंगी। कलर ग्रेडिंग नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर साउंड आपका परफेक्ट आ रहा है और आपका स्टोरी टेलिंग अच्छी है। 16 में भी लोग देखते थे,
16 का जो कैमरा था जिस समय छैया भुइयाँ आई थी 16 में आई थी, ठीक से दिखती नहीं थी लेकिन साउंड अच्छा था, हाँ कहानी कमाल की थी, डायरेक्शन कमाल था, पिक्चर आप थोड़ी देर में आप एडजस्ट कर लेते हो, आपका दिमाग एडजस्ट कर लेता है कि ये ऐसे ही दिखने वाला है और ऐसे ही होने वाला है। फिर वो पता 5 नहीं मिनट चलता लगता है आपको एडजस्ट होने में उसके साथ में, उसके बाद आप उसमें घुस जाते हैं। किसमें? स्क्रिप्ट में, कहानी में घुस जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्टोरी है आपकी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीन प्ले है उसका, कि कैसे हम ले करके जा रहे हैं फिल्म को, हम किस तरीके से कहानी बता रहे हैं कि आदमी झपके ना आँख, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। लोग उसको छोड़ करके टेक्निकल चीज़ों के पीछे भागते हैं। मैंने ये कैमरा लिया है, ये लाइटिंग मैंने है, ये लाइटिंग है, मेरा फलाना ले लिया मैंने, मतलब इसको वो, कास्ट किया उसको किया, हाँ, उससे ये भी कुछ बात- फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो सब चीज़ें ना वो गहने हैं, वो ऑर्नामेंटेशन है। आप कितना अच्छा ऑर्नामेंट्स पहना करके उसको तैयार करोगे, वो चीज़ है। लेकिन एक बॉडी तो चाहिए ना आपको, वो बॉडी अगर सुंदर है तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप लगाते जाओगे, वो सुंदर होती जाएगी। इतना ही डिफरेंस ओके, एक डाउट और है मेरा, जैसे हम लोग वेडिंग शूट करते हैं, एक हमारे पास कैमरा होता है और हम लोग क्वालिटी थोड़ा बहुत मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जब मूवी बनती है तो बड़े बड़े कैमरे, वो रेल लगते हैं, बड़े बड़े लाइट्स होते हैं, तो इतना क्यों किया जाता है? एक नॉर्मल कैमरे से भी तो शूट हो जाता है। नहीं, देखिए क्या है, शादी की शूटिंग और फिल्म की शूटिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों है? क्योंकि एक है प्लान्ड शूट और एक है आपका रैंडम, जो जैसा मिल गया उसको आपने शूट कर लिया। आपने 50 शॉट खट खींच दिए, वो चल के जा रहा है, आप दौड़ करके चले गए, इधर से उधर निकल गए, उधर से इधर ले आए, आपको कोई कंटिन्यूटी नहीं देखनी है। आप जिस समय उसमें लगाते हैं ना, कोई कंटिन्यूटी नहीं होती है कि वो जब दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं तो दूल्हा दुल्हन को इधर से लिया आपने, अगला कट लगाया, उधर से लगा दिया, उधर से एक ऊपर से भी लगा हुआ है, एक इधर से भी लगा हुआ है। कोई कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं आप एंगल्स क्रॉस कर रहे हैं, आप सारी मतलब जितना जो तमाशा कर सकते हैं आप सब कर डालते हैं। वो फिल्म में नहीं चलेगा। फिल्म की एक भाषा है, अगर हम दो ऐसे बैठे हुए हैं, ओवर द शोल्डर शॉट लगा हुआ है तो वो वैसे ही लगेगा। आपको डिग्री क्रॉस करना है, आप पूरा घूम करके आओगे इधर पीछे मेरे, और उसके बाद आप डिग्री क्रॉस करोगे। 180 डिग्री आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। तो अगर मुझे ट्रॉली लगानी है, वहाँ पे ट्रॉली लगा करके शॉट लेना है, तो मूवमेंट में मेरे साथ क्या चाहिए, और उसके साथ में जो कट शॉट्स बनने वाले हैं, पीछे में कोई एक आदमी घूम रहा है तो वो उसकी पोजीशन भी मुझे देखनी पड़ेगी कि वो वैसे ही घूमता मिले हर बार। शादी में ये नहीं हो सकता। आपने ले लिया, वो लाल सूट वाला कहाँ गया पता नहीं, उसको कोई देखेगा भी नहीं दोबारा, अरे कहाँ भाग गया वो, मेरे को क्या मालूम भैया, वो तो वो शूट कर रहा था, वो चला गया वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लाइटिंग में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। देखिए, जब आप टीवी देखते होंगे ना, तो टीवी देखते समय सिर्फ ऐसे देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये सीरियल चल रहा है कि फिल्म चल रही है। मतलब आर्टिस्ट देख के, क्या देख के आपको लगता है कि ये सीरियल है, और क्या देख के आपको लगता है कि ये फिल्म है। कॉन्ट्रास्ट, और दैट इज लाइटिंग। लाइटिंग, शैडो कंटिन्यूटीज, लाइट का जो एक फिल्म जो रहेगी ना, नेचुरल रहेगी। आप शादी में आपने मुंह पे लगा दिया एक लाइट इधर पे, लाइट दिखनी चाहिए बंदे के चेहरे पे, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सूरज एक है, उसका लाइट एक ही आएगा, उसका शैडो एक ही बनेगा। तो जब आप फिल्म कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है ओके, कि लाइटिंग कैसे करना। अगर अभी आप एक लाइट लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो आपके इधर शैडो पड़ रहा है, ये पोर्शन जो है मेरा लाइट जा रहा है, ये इधर पे ल्यूमेंस बढ़ा हुआ है, इधर पे डार्क है, ये शैडो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा अगर मैं दूसरा शॉट लेता हूँ तो। अगर मैं क्लोज भी लगाऊंगा तो मेरा ये सेक्शन मुझे डार्क ही चाहिए। तो ये शैडो कंटिन्यूटी, लाइट कंटिन्यूटी, और उसके हिसाब से मतलब बाहर जो चीज़ दिख रही है वैसी लाइटिंग आपके कैमरे में दिखनी चाहिए। अगर वैसी नहीं दिख रही है मतलब लाइट का प्रॉब्लम है। तो जब आप सीरियल देखते हैं तो सीरियल में लाइट्स जो रहती हैं टॉप पे लगी होती हैं, फ्लैट लाइटिंग बोलते हैं। फ्लैट है, पूरा फ्लैट है, सब जगह चकाचक दिखता रहेगा। पीछे घर भी अच्छा दिख रहा है, आप भी अच्छे दिख रहे हो, पता ही नहीं चलेगा दिन का है कि रात का शॉट है। फिल्म में वैसा नहीं हो सकता।
फिल्म में आपको वैसी लाइटिंग नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए वो कैमरेज वैसे होते हैं, इसलिए वैसी लाइटिंग्स की जाती हैं, इसलिए वो डिफरेंस दिखता है आपको कि आप शादी का भी आप लगाओगे और इधर फिल्म लगा दोगे, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। ये डिफरेंस है। एक लास्ट क्वेश्चन है, अब जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं NSD FTI में पढ़े हुए लोग हैं, ठीक है, और कुछ हैं जो सेल्फ लर्न है। हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर सेल्फ लर्नड है, तो जब इनके साथ काम करते हैं तो कितना डिफरेंस होता है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव? ये देखिए, एक मिस्त्री भी मकान बना लेता है ना, और एक इंजीनियर भी मकान बनाता है। बना ये भी लेगा, वो भी बराबर दिखेगा, इंजीनियर रहेगा वो भी बराबर दिखेगा, लेकिन कुछ डिफरेंस रहेगा, कुछ बारीकियां रहेंगी जो इंजीनियर समझ जाएगा कि ये गड़बड़ किया है, मिस्त्री को नहीं समझेगा वो चीज़। उतना सा डिफरेंस रहता है। दूसरी चीज़, ये जो फील्ड है, ये फील्ड प्रैक्टिकल फील्ड है। आप कहाँ से सीख रहे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन सीखे रहते हैं आप चाहे FTI करके सीखें, चाहे 25 फिल्में यहाँ करके सीखें, आप सीख चुके होते हैं। कहीं से सीखेंगे आप। अगर राजेंद्र गुप्ता जी यहाँ आए हुए हैं और हमारे आर्टिस्टों के साथ काम किए, तो उन 50 में से 20 लड़के उनसे सीख गए होंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। और ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि कोई आदमी अच्छा कर रहा है। जैसे मैं, अगर मान लीजिए आप मुझे देखेंगे तो मैं अपनी ही फिल्मों से सीखते आ रहा हूँ। सेल्फ लर्न। गलती क्या हुई है वो फिर देखता था यूट्यूब में, फिर दूसरी फिल्में देखता था, तो पढ़ तो रहा हूँ मैं। जिस चीज़ को मैं FTI में 3 साल में पढ़ लेता हूँ, उसको पढ़ने में मुझे 10 साल लगे, लेकिन मैं पढ़ा हूँ। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो जो FTI या NSD आप कर रहे हैं, तो 3 साल में आप उतना सब कंडेंस्ड कोर्स में सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे 25 फिल्म करने के बाद आपको सीखने को मिलती है। ये बेसिक डिफरेंस है। आपका अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, क्या लिख रहे हैं आप अभी? अभी शुरू नहीं किया है, अभी सुकवा से थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो अभी थोड़ा रेस्ट पे ही हूँ समझ लीजिए। और बहुत जल्दी भूलन 2 पे काम शुरू करना है। 1-2 मूवीज़ और हैं, लेकिन पहले क्या करूँगा मुझे अभी तक के डिसाइड नहीं किया है, तो जल्दी पता चलेगा। छत्तीसगढ़ में जो मूवीज़ आ रही हैं उस पर 2 चीज़ मुझे कॉमन लगती है थोड़ी सी, कि एक तो वो कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, और दूसरा माया एक कॉमन होता है। देखिए क्या है, आप खाने पे किसी को बुलाएं घर में, तो किसको बुला रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो जिसको बुला रहे हैं उसके हिसाब का खाना आपको बनाना पड़ेगा। कोई नॉन वेजिटेरियन है बंदा, उसको आप घास फूस खिला रहे हो, या एकदम वेजिटेरियन आदमी और आपने चिकन बना के रख दिया है, बस यही डिफरेंस है फिल्मों में। तो आप जो खाना चाह रहे हो, भेलपुरी खाने का ही मन है आपका, तो आपको भेलपुरी ही बना करके देना पड़ेगा। आपने जहाँ कुछ दूसरा बनाया तो टेस्ट करेगा वो, हाँ अच्छा है साहब, लेकिन खाएगा नहीं। तो बस इसी वजह से कि लोगों का टेस्ट ही वो है अभी, उनको पसंद ही वो है। और देखिए कोई भी फिल्म है, चाहे हिंदी हो चाहे कुछ हो, प्यार मोहब्बत जो है ना, वो जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिससे उस फेज से हर आदमी गुजरा है कभी ना कभी, वो रिलेट कर जाता है। और सबसे ज़्यादा माया जो चक्कर है, वो उसी चक्कर में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लोग वो ही देखना पसंद करते हैं। भूलन को वैसे लोगों ने नहीं देखा, हाँ, जिनको वैसी फिल्में पसंद है जहाँ प्यार मोहब्बत होना ही चाहिए, वो ऐसे गंभीर सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे। हालांकि वो उसमें बहुत गंभीर चीज़ को बहुत हंसी मजाक के रूप में हमने रखा हुआ है, सारी चीज़ों को एक आयरनी के रूप में है सारी चीज़ें। तो आप ह्यूमर है उसमें पूरा, तो वो ह्यूमर उनको कितना अट्रैक्ट करेगा मालूम नहीं। लेकिन वहीं पे अगर प्यार मोहब्बत वाली चीज़ रहती तो वो बहुत आसान है समझना। सबसे आसान चीज़ वही है आज की डेट में, समझना उसको कि अच्छा हाँ ठीक है, लड़की मिली लड़का मिला, अरे वाह बढ़िया, आप तो प्रेम हो गया अभी, हाँ मतलब ये चाहिए ही चाहिए लोगों को। तो अभी जितने भी लोग बना रहे हैं फिल्म, कमर्शियल सोच है, ऑडियंस के हिसाब से होना तो जरूरी है। आपको वही खिलाना पड़ेगा जो वो खाना पसंद करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट ऐड करना बहुत ज़रूरी है छत्तीसगढ़ी फिल्म में? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हर फिल्म जो है उसमें मैसेज होना चाहिए, हिडन हो भले। आपको ज़रूरी नहीं कि हर बार आप
किसी चीज़ को बार बार ऐसे करके बोले क्या छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने कोई एक सीन बना दिया, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है, तो वो सीन को बनाना और उसके पीछे से एक मैसेज चला जाए। भूलन में एक मैसेज चला गया, क्या पूरी व्यवस्था जो है वो भूलन पर पैर रखी हुई है, और उस चीज़ को बोलने के लिए हमको पूरी कहानी लगी। तो वो फोकस जो है आपका आखिरी का, जो जैसे हम बोलते थे ना कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। हाँ। हर बार जब आप कोई कहानी पढ़ते हो तो आखिरी का एक जिस्ट निकालते हो, वो जिस्ट आपकी फिल्म होती है। एग्जैक्टली वही चीज़ मिसिंग हो जाता है यहाँ पे कि एक मैसेज जो जाना चाहिए आखिरी में, वो मैसेज कहीं ना कहीं भटक जाता है। आदमी काम करते 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 वो प्यार मोहब्बत में घुस गया, तो प्यार मोहब्बत के अलावा फिर उसका वो उनको ये लगता है कि खाली एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट के साथ में आप घर कुछ तो लेके जाओगे वहाँ से। हाँ। तो वो जो कुछ लेकर के जाना है वही उस फिल्म का सार है बोलना चाहिए, जो आखिरी का रस है वो आप लेकर के जाओ। तो वो एक चीज़ की मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐड होना चाहिए हर फिल्म में होना चाहिए कहीं ना कहीं। उसको बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप तुम जो हम जिस पे हम फिल्म बना रहे हैं उसको बार बार बोलेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि अरे ये इस मुद्दे पे पिक्चर बना रहे हैं। नहीं। हाँ, जैसे आपका मूवी जैसे भूलन था, तो शुरू में जो बाबा जेल जाते हैं उनके बारे में दिखाया जा रहा था। अब वहाँ तक लग रहा है कि क्यों इनको दिखाया जा रहा है बार बार, इन्हीं का सिगरेट, इन्हीं का बीड़ी आ रहा है। ठीक है, बाद में वो चीज़ समझ आती है कि हाँ, मतलब एक आदमी भी सुधर सकता है और पूरी मतलब बैकबोन जो है उन्हीं के ऊपर है, वो बाद में समझ में आता है। अब जो छत्तीसगढ़ी मूवी है उनका, उसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर डेफिनेटली बहुत अच्छा है। जिस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अभी तक अपने कंधे पर है। मतलब 25 साल हो गए फिल्में बनते हैं यहाँ पे, और लगातार फिल्में बन रही हैं, और हर साल कम से कम 5 फिल्मों का इजाफा हो रहा है। मतलब जहाँ 1-2 बनती थी वहाँ 5 बनने लगी, 5 से 10 हो गई, 10 से 20, 20 से 25 फिल्में, 30 फिल्में, इतनी फिल्म बन रही हैं कि टॉकीज़ें हमको नहीं मिल पा रही हैं। तो वो अच्छा है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो सार्थक सिनेमा है, जो पैरेलल सिनेमा जिसको हम बोल रहे हैं, वो यहाँ पे खड़ा होना ज़रूरी है। क्योंकि जो नए बच्चे सीख के आएंगे बाहर से, वो ये फिल्में नहीं बनाएंगे, कतई नहीं बनाएंगे। जो FTI के बच्चे क्यों चले जा रहे हैं वापस? बहुत से बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से FTI किए हैं, NSD किए हैं, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। वो यहाँ से आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं वापस। तो वापस जाने का कारण ही वो ये है कि वो जो वहाँ पे सीखे हैं वो बहुत मेहनत से सीखे हुए हैं, और वो हिंदी लेवल का काम कर रहे हैं या साउथ के लेवल का काम कर रहे हैं। तो वो उनको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा यहाँ कम तो नहीं हो जा रहे हैं, जबकि कायदे से उनको रुकना चाहिए यहाँ, और रुक करके यहाँ का अपलिफ्टमेंट करना चाहिए। एक रुक गई आपके मूवी सुकवा में? हाँ, नहीं रुकी नहीं है, वो तो रहेगी यहाँ, वो नहीं जाने वाली, गरिमा कहीं नहीं जाएगी, वो करेगी यहाँ काम। लेकिन मेरा यही कहना है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो अपने तरीके से जब फिल्में बनाना शुरू करेंगे, और लोगों को जब लगेगा कि हाँ यार ये बच्चा वहाँ से पढ़ के आया है, सीखा हुआ है, तब फिर आप जैसे जो अर्बन लोग जो हैं वो फिर अट्रैक्ट होंगे उसके लिए कि नहीं यार ये सीखा हुआ बच्चा है, ये कुछ अलग काम करके आया है, ये फिल्म देखें। तो वो जो दर्शक वर्ग तैयार होगा ना, उस समय की स्थिति एकदम अलग होगी। तब फिर आप जो बोलते हैं कि साउथ के लेवल को हम क्यों नहीं टच कर पा रहे हैं, वो इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे दर्शक वर्ग उतने नहीं बढ़ पाए हैं जितने होने चाहिए थे। एक क्लास है वही देख रहा है, दूसरा क्लास नहीं देख रहा है, वो हिंदी ही पसंद कर रहा है। क्या हमारा इकोसिस्टम भी, जो आर्टिस्ट कलाकारों का इकोसिस्टम है, वो वैसा नहीं है जैसे साउथ में होता है? जैसे कि एक इलस्ट्रेटर डिज़ाइन उतना ही कनेक्टेड है सिंगर से, उतना ही कनेक्टेड है फिल्म मेकर से। अभी तो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं आपके फिल्मों का इकोसिस्टम क्या है, अकॉर्डिंगली इनका सिस्टम बनता है। तो अब तो खैर काफ़ी ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो सही में सीख करके आ रहे हैं, और उनको लगता है कि हाँ ठीक है, अभी कंडीशंस यहाँ पे प्रॉपर आ चुकी हैं, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो वो आ जाएगा धीरे से आ जाएगा। जो पहले से बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। मतलब मुझे लगना है, मैं बोलूँगा तो 70% बेटर हो चुके हैं। सुकवा मूवी के बारे में बात करते थोड़ा सा। आपने मन कुरैशी जी को ही क्यों लिया सुकवा मूवी में? जिस तरीके का कैरेक्टर मुझे चाहिए था, मुझे लगा मन अच्छा करेगा उसमें। तो और मन के साथ में मैं पहले भी कर चुका हूँ काम, मुझे लग रहा था कि जिस तरीके का एक शेड है उसमें, वो शेड वो अच्छा करेगा, तो इस वजह से उसको कास्ट किया था उसमें। और कोई ऐसा कोई बड़ा भारी रीज़न नहीं है कि मन को ही क्यों लिया, ऐसा नहीं था कुछ भी।
मन के साथ महू कुंवारा तहु कुंवारी हमने किया था एक फिल्म, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उसकी, काम अच्छा करता है, सरल है, कहीं कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार। हालांकि वैसे भी कोई दूसरे आर्टिस्ट ऐसा कभी मेरे साथ तो कभी किसी के साथ में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई टेंशन दे रहा हो, ऐसा वाला कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, सब कंफर्टेबली काम करते हैं। तो ऐसा कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि मन को ही लेना है या ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर को मन अच्छा कर सकता है, इसलिए मन को लिया। जैसे सुकवा मूवी का एक गाना बहुत वायरल हुआ, मतलब वो हर जगह बजता है अभी, तो सॉन्ग्स का भी उतना इम्पोर्टेंट रोल रहता है मूवी के हिट होने में? बिल्कुल रहता है, लेकिन इस बार मुझे समझ में नहीं आया कि गाना इतना हिट होने के बाद ओपनिंग क्यों नहीं लगी। यह हमारे को थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिमाग में था। वो गाना रानी के फुंदराला राजा धरे गए ना, वो इतना हिट हुआ है गाना, वो हार्डकोर पारंपरिक गीत है, पारंपरिक है वो, और वो हम खैरागढ़ में सीखे हैं। नहीं, वो गाना सुन के लगा भी कि ये आज का लिखा हुआ नहीं है, ये पहले खैरागढ़ का क्लास का सीखा हुआ गाना है वो, एज इट इज़ हमने डाला है फिल्म में। जैसा था वो गाना वैसा ही के वैसे रिकॉर्ड करवाया, उसमें लाइन भी हमने चेंज नहीं की। वो एक है खैरागढ़ के कोरे कोर था वो, हमने उसको रायपुर के कोरे कोर कर दिया, उसके अलावा कहीं कोई चेंज नहीं है। वो गाना इतना हिट किया लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी रील्स बनी, मैं अभी तक के तो मैं देखा था तो शायद 1,70,000-75,000 बन चुकी थी रील उसमें। तो बहुत उम्मीद थी, और अब तक के ये सिद्ध होता आया है कि जो जिस फिल्म का गाना हिट हो गया वो फिल्म हिट है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि ओपनिंग नहीं आई जिस तरीके से ओपनिंग आनी चाहिए थी सुकवा को लेकर के, वो ओपनिंग उस गाने के कारण आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। मुझे ऐसा भी लगता है कि लोगों तक गाना पहुंचा, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं चल पाया कि ये फिल्म का गाना है। कारण मुझे दिखता है कि उनको ये समझ में नहीं आया कि फिल्म का गाना है, क्योंकि वो तो रील बनाना है और उसमें सीधा आ जाता है रानी के फुंदरा, उन्होंने उठाया डाल दिया, उनको ये नहीं मालूम है कि गाना कहाँ का है। एक्चुअली मतलब जो गाना है वो स्टेज में परफॉर्म किया हुआ गाना है, गाना हाँ, चल स्टेज रहा है स्टेज पे हाँ। और पूरी जो स्टोरी है वो कॉलेज और पीपल के पेड़ के, बरगद का पेड़ की, हाँ, तो उसके बीच का ट्रेलर वो है, और जो सॉन्ग है वो स्टेज में परफॉर्म होता है, ऐसा लगा कि उससे मैच नहीं हुआ लगता है, मतलब मुझे पहले दफ़ा ये लगा। नहीं, आप फिल्म देखेंगे तो मैच हो जाएगा वो। हाँ, देखने के बाद ट्रेलर में आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन फिल्म में जैसे एक एनुअल फंक्शंस होते हैं सब जगह, तो वो एनुअल फंक्शन में आज भी डारल और गेहरे, ये सब गाने, हमारा गाना है भोली सूरतिया, तो नैना वाला जो गाना है वो सुपर डुपर हिट, आज भी उस पर कॉलेजेस में फंक्शंस में वो डांस होते ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगेगा आपको, आप जस्टिफाइड ही है वो गाना, और फिल्म देखते समय आपको लगेगा कि नहीं ये तो सही है, मतलब उसमें कहीं कोई ऐसी वाली बात दिखेगी नहीं। ठीक है सर, तो यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसी बातें बहुत रेयर होती है। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा कि क्वेश्चंस आपके अलग थे। हाँ, मैं बार बार इसी बात को चिंता करता हूँ कि एक ही जैसे प्रश्न रहते हैं और वही जवाब रहते हैं, तो पब्लिक भी कितना देखेगी। तो इस बार हम लोगों ने काफ़ी टेक्निकल चीज़ों पे भी बातचीत की, क्योंकि हम भी इसी टेक्निकल फील्ड से हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मनीष बात। तो थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू।